Yes, student, today I am taking the class on the electronic effect, different effects which occurs in GOC. तो हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है स्टूडेंट? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट इस GOC में हम डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? डिफरेंट इफेक्ट्स। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की डेफिनेशन की कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक इफेक्ट है GOC में, उसी प्रकार और भी इफेक्ट होते हैं, जैसे कि सॉल्वेशन इफेक्ट, उसी प्रकार स्टेरिक इफेक्ट भी होता है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से बताऊं कि ये जितने भी इफेक्ट हैं ये और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्टिविटीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? गवर्न करते हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मीन्स द इफेक्ट on the reactivity of molecule, the effect on the reactivity of molecules, the effect on the reactivity of molecules due to distribution of electrons, due to distribution of electrons is called electronic effect, is called electronic effect। स्टूडेंट, यदि आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, बच्चे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में किसी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो बदल जाता है, और उसके कारण से जो मॉलिक्यूल है उसकी रिएक्टिविटी पे प्रभाव पड़ता है। द इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं एक एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। स्टूडेंट, अगर आप एल्कीन और Br2 को लोगे, किसको लोगे? Br2 को। अगर आपने एल्कीन और ब्रोमीन को टेस्ट ट्यूब में जैसे ही डाला, इमीडिएटली विद इन नो टाइम रिएक्शन हो जाएगी, इमीडिएटली विद इन नो टाइम रिएक्शन हो जाएगी और आपको मिलेगा एक एडिशन प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। आ रही है स्टूडेंट बात समझ में? लेकिन यदि स्टूडेंट अगर आपने बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन Br2 से करवाया, किससे करवाया स्टूडेंट? Br2 से करवाई, तो टेक्निकली स्पीकिंग कि सिंपल Br2 से ये रिएक्शन होगी ही नहीं। और अब देखिए बच्चे, बेंजीन के अंदर तो 3-3 पाई बॉन्ड है। अगर बेंजीन के अंदर 3-3 पाई बॉन्ड है तो ये रिएक्शन तो बहुत फास्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि एक पाई बॉन्ड के साथ ही स्टूडेंट ये रिएक्शन बहुत अच्छी हो रही है। जैसे ही आप एल्कीन को और ब्रोमीन को टेस्ट ट्यूब में डालोगे, रिएक्शन विद इन नो टाइम, इमीडिएटली फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन बेंजीन के साथ ऐसी क्या दिक्कत है स्टूडेंट? बेंजीन में क्या है? साइक्लिक कंजुगेशन है। साइक्लिक कंजुगेशन के कारण बेंजीन में आ गई एरोमेटिसिटी। अच्छा स्टूडेंट, इसमें साइक्लिक कंजुगेशन मैंने बोला, ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है कि उसमें साइक्लिक कंजुगेशन आ गया, और साइक्लिक कंजुगेशन के कारण बेंजीन में एरोमेटिसिटी आ गई, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्पेशल स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? स्पेशल स्टेबिलिटी, यानी कि बच्चे वे काइनेटिकली भी इनर्ट हो जाते हैं। और बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है और काइनेटिकली भी इनर्ट है। काइनेटिकली भी क्या है? इनर्ट है। सिंपल Br2 से वो रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कर देगा कब? जब हम कोई कैटेलिस्ट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? कैटेलिस्ट। लेकिन अगर हमने Br2 के साथ में FeBr3 नाम का कोई कैटेलिस्ट डाल दिया, क्या जरूरी है कि सिंपल FeBr3 डाल सके? नहीं, आप कोई भी कैटेलिस्ट ले सकते हो। जैसे AlCl3 डाल दो। क्या सर AlCl3 ले सकते? नहीं, आप ZnCl2 डाल दो। क्या सर सिर्फ ZnCl2 ले सकते हैं? नहीं, आप
SnCl2 डाल दो, और भी बहुत सारे कैटलिस्ट हैं बच्चे जो आप डाल सकते हैं। और जैसे आप ये लुईस एसिड टाइप के कैटलिस्ट को डालोगे, तुरंत स्टूडेंट क्या होगा कि आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी स्टूडेंट? ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी। और ये जो प्रोडक्ट मिला ये वाला, ये है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। क्या है बच्चे? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। क्या है स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। आप इसे ऐसे समझिए कि यहां से एक H हटा, H हटा और H हट के क्या आ गया? ब्रोमीन आ गया। इसे बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। इसे क्या बोलते हैं? ब्रोमोबेंजीन। लेकिन एल्कीन और Br2 की रिएक्शन में क्या हो रहा था बच्चे? एल्कीन और Br2 की रिएक्शन में ये पाई बॉन्ड टूट रहा था। पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या आ गया? कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड आ गया, एंटी प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या बनता है? एंटी डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। क्या मिलता है? एंटी डाइब्रोमो प्रोडक्ट। ये तो स्टूडेंट हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों मिलता है, एंटी डाइब्रोमो प्रोडक्ट। लेकिन ये होता है एडिशन प्रोडक्ट। स्टूडेंट ये जो प्रोडक्ट है ये इसे हम क्या बोलते हैं? एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एडिशन प्रोडक्ट। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उससे मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी में क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। तो हम बहुत सारे इफेक्ट पढ़ेंगे जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी डिफरेंट तरीके से आती है। तो हम डिफरेंट इफेक्ट्स की तरफ बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चे मैं आपको साइड जैसे ही हूँ, आप ऐसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीओसी में क्या केवल एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही होता है? नहीं, केवल एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही नहीं होता। जीओसी में और भी इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? तो अब हम उनकी चर्चा करते हैं। स्टूडेंट हम डिफरेंट इफेक्ट्स इन जीओसी। स्टूडेंट जीओसी में डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट तो यही है जो अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। स्टूडेंट इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखो नाम से ही पता पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। दूसरा होता है स्टूडेंट स्टेरिक इफेक्ट। क्या होता है? स्टेरिक इफेक्ट। स्टूडेंट ये स्टेरिक इफेक्ट में हम दो चीजें पढ़ते हैं, SIR। क्या पढ़ते हैं? दो चीजें पढ़ेंगे इसमें हम, SIR जिसे आप बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन रिजोनेंस, और एक पढ़ेंगे हम SIP स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोन। SIR और SIP ये दो स्टेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम इसमें। और स्टूडेंट जो तीसरा है वो हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ेंगे, या इसे आप कह सकते हो सॉल्वेशन इफेक्ट पढ़ेंगे। सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब है सॉल्वेंट से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चेंजेज हो जाते हैं। जैसे स्टूडेंट अगर आप अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को चेक करोगे गैसियस फेज में, तो गैसियस फेज में तो हम उसको सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर बता सकते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ अमीन्स का क्या होगा, अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। लेकिन स्टूडेंट अगर यदि हम वाटर में अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पर ही डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वाटर के सॉल्वेशन इफेक्ट पर भी डिपेंड करेगा। स्टूडेंट अगर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में देखें, जो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बदल जाती है, तो सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो ये सब कुछ हम किस में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? आपके इस सॉल्वेशन इफेक्ट में पढ़ेंगे। बड़ा कमाल का इफेक्ट है, बड़ा कमाल का इफेक्ट है। अब स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ये दो तरीके से ऑपरेट होता है। ये किससे होता है? दो प्रकार से ऑपरेट होता है। एक तो ऑपरेट होता है ये थ्रू बॉन्ड,
ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि बच्चे एक तो होता है ऑपरेट्स थ्रू बॉन्ड, ऑपरेट्स थ्रू बॉन्ड, और स्टूडेंट एक होता है ऑपरेट्स थ्रू सॉल्वेंट, ऑपरेट्स थ्रू सॉल्वेंट, या हम क्या कह सकते हैं ऑपरेट्स थ्रू स्पेस, ऑपरेट्स थ्रू सॉल्वेंट या स्पेस। दो प्रकार से कह सकते हैं, ऑपरेट्स थ्रू सॉल्वेंट और ऑपरेट्स थ्रू स्पेस। किसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को ऑपरेट्स थ्रू बॉन्ड और ऑपरेट्स थ्रू सॉल्वेंट और स्पेस। जब ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सॉल्वेंट के थ्रू या स्पेस के थ्रू ऑपरेट होता है तो हम इसे बोलते हैं फील्ड इफेक्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फील्ड इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? फील्ड इफेक्ट। वीक इफेक्ट होता है। क्या होता है बच्चे? ये वीक इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? वीक, लेकिन होता जरूर है फील्ड इफेक्ट, जो सॉल्वेंट के थ्रू स्पेस के थ्रू क्या होता है? लगता है, अप्लाई होता है, ऑपरेट्स होता है। और ऑपरेट्स थ्रू बॉन्ड में बहुत सारे इफेक्ट आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑपरेट्स थ्रू बॉन्ड में। अब ये जो ऑपरेट्स थ्रू बॉन्ड है इसमें दो प्रकार की चीजें आती हैं। एक आता है स्टूडेंट, चलो मैं इसे थोड़ा अलग से बताता हूं, इसे रब करके दोबारा से बताता हूं। इसे कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। मैंने कहा ये दो तरह से ऑपरेट होता है। ये एक तो हम कह सकते हैं ऑपरेट्स थ्रू बॉन्ड, ऑपरेट्स थ्रू बॉन्ड, और एक मैंने बताया था कि ये ऑपरेट्स थ्रू सॉल्वेंट होता है, ऑपरेट्स थ्रू सॉल्वेंट या स्पेस, या स्पेस, जिसे हम क्या बोलते हैं? फील्ड इफेक्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन ऑपरेट्स थ्रू बॉन्ड, बॉन्ड से ये दो प्रकार से ऑपरेट हो सकता है, जिसमें एक बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। क्या होता है स्टूडेंट? परमानेंट इफेक्ट। क्या? परमानेंट इफेक्ट। और दूसरा होता है स्टूडेंट इसमें टेम्परेरी इफेक्ट। क्या होता है? टेम्परेरी इफेक्ट। क्या होता है बच्चे? टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं रिजोनेंस इफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? रिजोनेंस इफेक्ट। इसी को मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसी में हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और इस टेम्परेरी इफेक्ट में हमको एक ही इफेक्ट पढ़ना है जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये क्या हो सकता है? प्लस माइनस ही। देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया कि डिफरेंट इफेक्ट्स हमको जीओसी में पढ़ना है, जिसमें पहला इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मैंने बताया दूसरा इफेक्ट है स्टेरिक इफेक्ट, और तीसरा इफेक्ट है सॉल्वेशन इफेक्ट। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के विषय में कहा कि ये दो तरह से ऑपरेट होता है। ये बॉन्ड के थ्रू भी ऑपरेट हो सकता है और सॉल्वेंट के थ्रू भी स्पेस से ऑपरेट हो सकता है। जो स्पेस से ऑपरेट होता है थ्रू सॉल्वेंट, उसे हम फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। जो बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है उसको हम दो प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, दो कैटेगरी में बांध सकते हैं। एक परमानेंट इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट। बच्चे परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये है, परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये है कि ये इफेक्ट मॉलिक्यूल में परमानेंटली रहते हैं, परमानेंटली रहते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं आपसे कहूँ कि CH3CH2CH2Cl,
इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि कार्बन क्लोरीन में एक डाइपोल क्रिएट हो गया। अगर ये डाइपोल क्रिएट हो गया तो सीधी सी बात है कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के एक नया डाइपोल क्रिएट कर देगा। अब ये यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो गया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया पार्शियल, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, फिर ये यहाँ पे, यानी कि बच्चे ये जो इंडक्टिव इफेक्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये परमानेंटली मॉलिक्यूल में रहता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ रिएजेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिएजेंट है, यानी कि मॉलिक्यूल में के पास में रिएजेंट है या ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट ऑल्सो ये इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। अगर मान लीजिए बच्चे कोई मॉलिक्यूल कंजुगेशन शो कर रहा है, कंजुगेशन इफेक्ट, रिजोनेंस शो कर रहा है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस है तो है, वह रिएजेंट के प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये तभी पिक्चर में आता है जब आप उस मॉलिक्यूल के निकट क्या लाएंगे, किसी रिएजेंट को लाएंगे, क्या किसको लाएंगे, किसी रिएजेंट को। मान लीजिए अगर मैं प्लस ए की बात करूं तो क्या है, ये एल्कीन है, ये क्या है स्टूडेंट, एल्कीन है। आप इसके निकट ले आए H प्लस को, किसको ले आए बच्चे, H प्लस को। जैसे ही आप H प्लस को ले आए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है H प्लस से जुड़ जाएगा, किससे जुड़ जाएगा, H प्लस से जुड़ जाएगा, और आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, C प्लस, और यहाँ पे ये जुड़ गया, तो हम इसे बोलते हैं प्लस ही, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन अगर हम इस H प्लस को एल्कीन के पास से हटा दे तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये डिसअपियर हो जाएगा, ये टेम्परेरी है। यानी टेम्परेरी का मतलब है कि जो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं वे सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑपरेट होते हैं। किसकी प्रेजेंस में होते हैं ऑपरेट, रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑपरेट होते हैं। अगर रिएजेंट है तो ये ऑपरेट होंगे, और अगर रिएजेंट नहीं है तो ये नहीं होगा। लेकिन इस परमानेंट इफेक्ट का रिएजेंट की प्रेजेंस से या एब्सेंस से कोई मतलब नहीं है। मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट है तो है, रिजोनेंस इफेक्ट है तो है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है तो है, यानी कि इसका इसीलिए हम इस परमानेंट इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो हम धीरे धीरे इन इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। यदि आप इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन इट्स टोटल with its total value, then you have to clear these effect in a very nice manner। यानी कि आपको इन तीन इफेक्ट की नॉलेज में परफेक्ट होना है। लेकिन बच्चे ये तीन इफेक्ट काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। बच्चे मैं साइड होता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट, ये जितने भी इफेक्ट मैंने आपको बताए ये डिपेंड करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, ये डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रिंसिपल पे। किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल पे। वो कैसे बच्चे, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल है, ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल है इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस प्रकार से गवर्न होती है, या किस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। स्टूडेंट, जैसे पहला जो केसेस है वो आता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए फ्री एलिमेंट
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए फ्री एलिमेंट। और स्टूडेंट हम दूसरा आता है ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आता है? ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट तीसरा आता है इसमें मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक तो हम उसकी बिल्कुल फ्री एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। जैसे अगर हम फ्री इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ फ्लोरीन, क्या लिखूँ? फ्लोरीन। और यहाँ पे लिखूँ फ्लोरीन के बाद में आएगा ऑक्सीजन और यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, तो ये तब है जब फ्लोरीन एक फ्री एलिमेंट है। क्या है? फ्री एलिमेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, ये तब है जब वो फ्री एलिमेंट है, बिल्कुल अकेला पड़ा है ऑक्सीजन। अगर मैं नाइट्रोजन से कहूँ कि ये इसकी होती है 3.0, कितनी होती है स्टूडेंट? 3.0। अब ये तब है जब वो एलिमेंट फ्री पड़ा है। और ये होती है कितनी कार्बन की? 2.5। कितनी होती है बच्चे? 2.5। अच्छा, उसके बाद आता है हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मैं आपको बताऊं, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है ऑलमोस्ट उतनी ही किसकी होती है? क्लोरीन की। ये कितनी होती है क्लोरीन की? 3.0। 3 थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 3.18 समझ लो। कितनी? 3.18। अच्छा बच्चे, जितनी कार्बन की होती है उतनी ही सल्फर की होती है। कितनी? लगभग 2.5 के आसपास रहती है। और जितनी सल्फर की होती है उतनी ही आयोडीन की होती है। कितनी होती है स्टूडेंट? 2.5 के आसपास। और ब्रोमीन की क्या होती है? देखो, क्लोरीन की 3, आयोडीन की 2.5, किलो आयोडीन में 2.5 में 0.3 जोड़ दो तो ये कितना हो जाता है? 2.8। कितना हो जाता है बच्चे? 2.8। अच्छा, हाइड्रोजन की होती है 2.1। कितनी होती है हाइड्रोजन की? 2.1। और हाइड्रोजन की जितनी होती है फॉस्फोरस की भी उतनी ही होती है। कितनी? 2.1। आप कैसे याद कर सकते हैं? हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होगी वो ही किसकी होगी? फॉस्फोरस की। आप स्टूडेंट क्लोरीन को याद कर सकते हैं नकल, NCl। किससे याद कर सकते हैं? नकल। किससे याद कर सकते हैं? नकल से याद कर सकते हैं। और आप कार्बन, सल्फर, आयोडीन को आप याद कर सकते हैं CSI से। किससे याद कर सकते हैं? कंप्यूटर साइंस का इंस्पेक्टर। CSI का मतलब कंप्यूटर साइंस का इंस्पेक्टर। CSI कंप्यूटर साइंस का इंस्पेक्टर। कार्बन की कितनी? 2.5। सल्फर की भी कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 2.5। आयोडीन की भी कितनी होती है? 2.5। तो बच्चे, ये जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा की है, ये किसकी चर्चा की है? ये फ्री एलिमेंट की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? फ्री एलिमेंट की चर्चा की है। बच्चे, हमें ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी हम बात करेंगे किसकी? मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल की। किसकी बात करेंगे? मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल की बात करेंगे। किसकी? पहले आप इसे नोट करिए, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल को। इसे मैं रब कर, यहाँ पे हम बात करते हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। बच्चे, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एलिमेंट की, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसमें पहला फैक्टर है क्या? चार्ज। किसका स्टूडेंट? चार्ज का। स्टूडेंट, यदि किसी एलिमेंट पे चार्ज आ जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। बच्चे, मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन प्लस और कार्बन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सीधी सी बात है, कार्बन प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन डेल्टा प्लस और कार्बन में
कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सीधी सी बात है, सी डेल्टा प्लस। कौन कौन? कार्बन पे जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है। देखो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए जो कार्बन प्लस है वो सी से क्या हो जाएगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन और कार्बन पार्शियल नेगेटिव में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सीधी सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है तो ये इलेक्ट्रॉन को बच्चे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि देगा। क्या करेगा? देगा। तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूं कार्बन पार्शियल नेगेटिव में और कार्बन फुल नेगेटिव में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सीधी सी बात है ये। यानी कि स्टूडेंट जब भी एटम पे चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाती है। जब भी एटम पे चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाती है। क्या होती है बच्चे? बदल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो ए पॉजिटिव है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए पार्शियल से, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए पार्शियल नेगेटिव से, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए नेगेटिव से। स्टूडेंट दूसरी बात हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन की। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? हाइब्रिडाइजेशन पे। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी भी एलिमेंट की वो इस पे भी डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। किसके बच्चे? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो देखो बच्चे क्या है। अगर मैं बात करूं एस और यहाँ पे लिखूं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, क्या लिखूं बच्चे? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर तो एस में क्या है? 100% एस कैरेक्टर है। अगर मैं एसपी की बात करूं तो इसमें 50% एस कैरेक्टर है। आप कहोगे सर एसपी में 50% एस कैरेक्टर है, कैसे निकाला आपने? बच्चे मैं कहूंगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बराबर कितने ऑर्बिटल है बच्चे? एस का कितना ऑर्बिटल है? 1। लेकिन नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल और क्या कर दूंगा? इनटू 100। एसपी में बच्चे बताओ एस के कितने ऑर्बिटल है? 1। और बच्चे एसपी में टोटल ऑर्बिटल कितने? एस का और पी का 2। यानी कि एस प्लस पी एक्स केवल 2 ऑर्बिटल है तो 1/2 इंटू 100 कितना हो गया? 50। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एसपी में कितना हो गया? 50%। अब आप कहोगे सर एक बार और बताइए, समझ में नहीं आया। एक बार और बताइए, समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा बच्चे मैं फिर बता देता हूँ। कैसे बताऊंगा? अगर आपसे पूछे sp2 का एस कैरेक्टर कैलकुलेट करो तो आप क्या कहोगे? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बराबर टोटल नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल। एस के कितने ऑर्बिटल है? 1। एस नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल कितना है? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। sp2 में कितने ऑर्बिटल हो रहे हैं? 1 एस का और 2 पी के। 1 एस का 2 पी के यानी कि s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई 3 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं टोटल। तो 1/3 इंटू 100 जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 33.33% एस कैरेक्टर। उसी प्रकार बच्चे आप कहोगे सर एक बार फिर से बताइए। चलो फिर से बता देते हैं। क्या फिर से बताइए स्टूडेंट? इसमें sp2 में कितना आएगा? 33.3%। अगर मैं आपसे पूछूं sp3 में तो देखिए नंबर ऑफ s ऑर्बिटल कितने हैं? नंबर ऑफ s ऑर्बिटल है 1। लेकिन sp3 में टोटल ऑर्बिटल कितने यूज हो रहे हैं? 1 s का और 3 p के। px py pz तीनों शामिल हो गए इसमें। p के कितने हो गए? 4। 1/4 इंटू 100 तो कितना आ गया? 25%। कितना आ गया बच्चे? 25%। अब बच्चे जैसे ही आप sp से sp3 से sp की तरफ मूव करते हैं तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता है। देखो sp3 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है? 25%, 25%। sp2 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है? 33.33%।
33.33%। sp में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है 50%, लेकिन जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर क्या होगा, अरे भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधी सी बात है बच्चे, जो कार्बन sp है, कार्बन sp है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, कार्बन sp2 से। वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, कार्बन sp3 से। मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन sp मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, नाइट्रोजन sp2 से। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है बच्चे किससे, नाइट्रोजन sp3 से। यानी कि बच्चे जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बदलेगी एलिमेंट की, हमको यह देखना है कि एलिमेंट जब किसी कंपाउंड में है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर वो एलिमेंट sp में है तो वो उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी किससे, कि वो एलिमेंट जब sp2 में होगा और जब sp3 में होगा। तो बच्चे मैं कह सकता हूं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करती है। और स्टूडेंट इसे नोट करो, मैं अभी बता दूं। तीसरा जो फैक्टर है वो है बॉन्ड एंगल का। वो है किसका बच्चे, बॉन्ड एंगल का। स्टूडेंट जो तीसरा फैक्टर है वो है किसका, बॉन्ड एंगल का। कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो डिपेंड करती है बॉन्ड एंगल पर भी। किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट, बॉन्ड एंगल पर भी वो डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड एंगल पे। देखो बच्चे मैं आपसे कहूँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या कहूँ मैं, फ्लोरीन कहूँ। क्या कहूँ बच्चे, फ्लोरीन कहूँ। तो देखो यहाँ पे जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज स्टेट में भी हो सकता है, यहाँ पे कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट भी हो सकती है, यहाँ पे कार्बन की किसी कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट भी हो सकती है बच्चे। उसी प्रकार यहाँ नाइट्रोजन sp में भी हो सकता है, नाइट्रोजन sp2 में भी हो सकता है, नाइट्रोजन sp3 में भी हो सकता है बच्चे। ऑक्सीजन या तो sp2 में मिलेगा, किस में मिलेगा स्टूडेंट, आपको ऑक्सीजन या तो sp2 में मिलेगा या किस में मिलेगा, ऑक्सीजन sp3 में मिलेगा। किस में मिलेगा बच्चे, sp3 में मिलेगा। तो ये जो कार्बन sp है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन sp2 से और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन sp3 से। नाइट्रोजन sp मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन sp2 से और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन sp3 से। बच्चे इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जब एलिमेंट अपनी हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट बदलता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है कि जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट बदलेगा तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बदल जाएगा। और अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बदला तो सीधी सी बात है कि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। अब स्टूडेंट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का क्या रोल है, तो बच्चे देखिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहां पे लिखूं बच्चे मैं, यहां पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एंगल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल के। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल के। सर समझ में नहीं आई बात, समझ में ऐसे आएगी बच्चे। देखिए जब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो माइनस आई इफेक्ट दिखाऊंगा और मैं ये कहूंगा कि जो n प्लस NR3 प्लस की का जो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है वो ग्रेटर देन है किससे, माइनस ग्रेटर देन है किससे, NH3 प्लस। बच्चे इस बॉन्ड का मतलब है कि किसी कार्बन चेन से लगा होगा, किससे लगा हो, कार्बन चेन। जैसे मैं कोई कार्बन चेन लगा दूं, यहाँ पे क्या लग गया, N प्लस R बच्चे कुछ भी हो सकता है, मिथाइल ले लो, इथाइल ले लो, कुछ भी ले लो। और यहाँ पे बच्चे ऐसे ही कार्बन चेन से मैंने क्या लगा दिया, N प्लस H। अब बच्चे आपसे मैं पूछूं जो बॉन्ड एंगल है HNH के बीच में या कार्बन N कार्बन के बीच में, क्योंकि बच्चे RNR का मतलब यहाँ पे कार्बन होगा,
कार्बन होगा तो बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा? सीधी सी बात है, बॉन्ड एंगल इसमें ज्यादा होगा। अगर बच्चे इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा? इसमें होगा। और इसीलिए इसका जो माइनस आई इफेक्ट है, अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है तो बच्चे ये जो नाइट्रोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो जो इसका माइनस आई इफेक्ट है यानी कि Nr3+ का जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होगा किससे? NH3+ से। ये किसने बताया? ये बॉन्ड एंगल ने बताया। किसने बताया? बॉन्ड एंगल ने बताया। यानी कि बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 फैक्टर्स पे, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल बोलता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहली चार्ज पे अगर एटम के ऊपर चार्ज है तो पहले चेक करो चार्ज कौन सा, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर चार्ज आया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलेगी। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन पे, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं हाइब्रिडाइजेशन है, स्पेलिंग गलत लिख दी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट? ये हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन किसी एलिमेंट की बदलेगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलेगी। क्या बदलेगी बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलेगी। और उसके बाद है बॉन्ड एंगल पे भी ये डिपेंड करेगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। स्टूडेंट एक और बात, कार्बन से जो एलिमेंट डायरेक्टली जुड़ता है, जैसे कार्बन से यहाँ नाइट्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ कार्बन से डायरेक्टली कौन जुड़ रहा है? नाइट्रोजन। और यही ग्रुप क्या दिखाएंगे? माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। तो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ने वाले एलिमेंट को या एटम को हम की एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? की एलिमेंट। जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप का, कौन से ग्रुप्स का, चाहे तो माइनस आई ग्रुप का, चाहे प्लस आई ग्रुप का, चाहे माइनस एम ग्रुप का, चाहे प्लस एम ग्रुप का, जो एलिमेंट डायरेक्टली कार्बन से जुड़ता है हम उसको बोलते हैं की एलिमेंट। और स्टूडेंट की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगी कि वो ग्रुप माइनस आई होगा या प्लस आई होगा, कि वो ग्रुप माइनस एच होगा या प्लस एच होगा, कि वो ग्रुप माइनस एम होगा या प्लस एम होगा, या माइनस आर होगा या प्लस आर होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे, आप इसे नोट करो। फिर मैं आपको मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल की बात बताऊंगा कि वो क्या कहता है। ठीक है बच्चे? मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल का सीधा सा जो स्केल निकल के आता है, यानी कि मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल जो निकल के आता है, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या निकल के आएगा बच्चे? वो ये निकल के आएगा, देखो भैया सबसे ज्यादा तो इसी की हाइब्रिडाइजेशन होगी, किसकी? FsP3 की हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा होगी। और इसके बाद में स्टूडेंट जो हाइब्रिडाइजेशन होनी है वो ऑक्सीजन sp2 की होनी है। ऑक्सीजन किसकी होनी है? sp2 की। और उसके बाद में स्टूडेंट जो होना है वो होना है नाइट्रोजन sp। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा किससे बच्चे? ऑक्सीजन sp3 से। किससे बच्चे? ऑक्सीजन sp3 से। उसके बाद में आना है स्टूडेंट नाइट्रोजन sp2। क्या आना है स्टूडेंट? नाइट्रोजन sp2। और स्टूडेंट उसके बाद जो आना है बच्चे वो आना है कार्बन sp। और जो कार्बन sp है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा नाइट्रोजन sp3 से। किससे? नाइट्रोजन sp3 से। उसके बाद आना है कार्बन sp और उसके बाद आना है sp2, हाँ, और उसके बाद आना है कार्बन sp3। यानी कि बच्चे मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल को यहाँ पे देखिए, ये जो नाइट्रोजन है जनरली होता क्या है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। लेकिन बच्चे अगर ऑक्सीजन sp3 में है, ऑक्सीजन किस में है बच्चे? किस में है? sp3 में है, तो नाइट्रोजन sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा किससे? ऑक्सीजन sp3 से। और आप यहां पे देखिए
वैसे तो नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, लेकिन अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है और नाइट्रोजन sp3 में है तो जो कार्बन sp है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा किससे, नाइट्रोजन sp3 से। तो बच्चे कुल मिला के मैं अगर स्टेटमेंट के रूप में दूं तो मैं ये कह सकता हूं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल, ENP का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल, स्टेट्स दैट कार्बन इफ प्रेजेंट इन sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट becomes more electronegative carbon if present in sp hybridized state become more electronegative than nitrogen if present in sp3 hybridized state क्या है, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल स्टेट दैट कार्बन इफ प्रेजेंट इन sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन इफ प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, यानी कि इसे हम कहते हैं वन एलिमेंट जंप। वन एलिमेंट का क्या हो जाता है, जंप हो जाता है। बच्चे इन जनरल क्या होता है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, लेकिन अगर कार्बन sp में है और नाइट्रोजन sp3 में है तो फिर कार्बन sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा नाइट्रोजन sp3 से। इन जनरल ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, लेकिन अगर नाइट्रोजन sp में है और ऑक्सीजन sp3 में है तो नाइट्रोजन sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा OSP3 से। स्टूडेंट ये मैंने मॉडिफाइड प्रिंसिपल ये कहता है कि ये वन एलिमेंट की जंप लेता है, वन एलिमेंट की। देखो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कौन, नाइट्रोजन, लेकिन कब, जब वो sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, लेकिन किससे, ऑक्सीजन sp3 से। आप ये नहीं कह सकते देखो ऑक्सीजन sp2 अभी भी नाइट्रोजन sp से ज्यादा है, सिर्फ तब जब नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, तब वो ऑक्सीजन sp3 से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। कार्बन जब sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है वो नाइट्रोजन sp3 से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। देखो अभी भी जो नाइट्रोजन sp2 है वो कार्बन sp से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी कि वन एलिमेंट का जंप देखा गया है कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में। ये मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल का एक प्रकार का कंक्लूजन है। क्या है बच्चे, कंक्लूजन है। वैसे ये कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज पे डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है, बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करती है और वन एलिमेंट का जंप ले लेते हैं, ये पूरा ऑर्डर बन के आता है। स्टूडेंट ये जो मैंने आज आपको डिस्कशन किया हम इसका यूज करेंगे किसमें, इंडक्टिव इफेक्ट को समझने में, मीजोमेरिक इफेक्ट को समझने में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को समझने में। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करो। स्टूडेंट इससे आगे की क्लास हम कल डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे किसमें, इंडक्टिव इफेक्ट में। कल क्लास होगी इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। टिल देन गुड नाइट।